infection and life cycle of T4 bacteriophage. T4 एक बैक्टीरियोफाज है, मतलब कि ये ग्रो करता है, मतलब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इनसाइड बैक्टीरिया। और वो भी कौन सी बैक्टीरिया? अपना ई कोलाई और एस्चेरिचिया कोली दैट इज फाउंड इन द गट या इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के पेट के अंदर जो इकोलाई बैक्टीरिया रहती है, जो कि एक नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ अवर ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जो T4 बैक्टीरियोफाज है, ये ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन के अंदर रेप्लिकेट करता है। फिर जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ये वाले बैक्टीरिया को बर्स्ट करके रिलीज कर देते हैं अपना सारा प्रोजेनी। This T4 bacteriophage is a very important in the study of bacteriophage, क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ किया गया था by ल्यूरिया एंड डेलब्रुक, वो भी T4 बैक्टीरियोफाज के पे ही किया गया था। इवन बैक्टीरियोफाज की जो जेनेटिक एलिमेंट है, वो डीएनए है, इसका प्रूफ भी जो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से मिला था, वो भी T4 बैक्टीरियोफाज में ही हुआ है। And even Salvador Luria has done so many work on bacteriophage based on the T4 बैक्टीरियोफाज। सो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में अर्लियर बैक्टीरियोफाज के जो वर्क हुए हैं, वो मोस्टली T4 बैक्टीरियोफाज पे हुए हैं। इसीलिए बहुत सारे बीएससी यूनिवर्सिटी की बीएससी सिलेबस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट इन्फेक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज, दैट इज द T4 बैक्टीरियोफाज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका। वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। मैं ऑलरेडी T4 बैक्टीरियोफाज की एक ओवरव्यू, मतलब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी रिसर्च या मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, or you can go to my channel to watch other virus related videos. So let's begin the video. जो bacteriophage है, I have already discussed the structure, so I'm not going to discuss it now. तो ये bacteriophage जैसे ही कोई बैक्टीरिया पे लैंड कर रहा है, इसकी जो ये लॉन्ग टेल फाइबर है, इसकी टिप पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं दैट हैज सर्टेन केमिकल लाइगैंड इन द बैक्टीरियल वॉल। बैक्टीरियल वॉल में कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिसकी रिसेप्टर कहाँ रहती है? ये बैक्टीरियोफाज के लॉन्ग टेल फाइबर्स में रहती है। जैसे ही ये अटैच हो गई, then what it does is that it injects the genome, its own genome। जैसे ही वायरल जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर गया, तो इसकी जो होस्ट जीनोम है ये वाली, तो ये क्या हो जाता है? ये टोटली डिग्रेड हो जाता है। और वायरल जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। वायरल प्रोटीन्स भी सिंथेसिस होने लगते हैं। और जैसे ही वायरल जीनोम रेप्लिकेट हुए, उसकी सारे जितने भी प्रोटीन्स है, मतलब अर्ली ले इंटरमीडिएट प्रोटीन सिंथेसाइज हुए, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हुए, फिर एकदम लेट स्टेज की प्रोटीन सिंथेसिस हुए। ये सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है? ये वायरस जो है, वायरल जो जितने भी सब पार्टिकल्स है, ये असेंबल होने लगे। जैसे ही असेंबल होने लगे और इंडिविजुअल वायरस सिंथेसाइज हो गए, और एक सर्टेन स्टेज तक, मतलब जब तक बैक्टीरियल सेल के अंदर उतना मशीनरी है कि ये सिंथेसिस कंटिन्यू कर सके, तब तक ये सिंथेसिस होता है। उसके बाद जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, तो बैक्टीरियल सेल फट के बैक्टीरियोफाज जो है निकल आता है। अब ये तो हो रहा कि एक मोटा मोटी कैसा ये है, एक ड्राफ्ट ऑफ द एंटायर स्टेज कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।
ये है इवेंट्स, मतलब बैक्टीरियोफाज के जो लाइफ साइकिल है जनरली 22 सेकंड्स के अंदर ही ये कंप्लीट हो जाता है, इसकी रेप्लिकेशन जो है। तो ये एंटायर हमने कितने कितने मिनट के बाद क्या क्या स्टेजेस होता है ये सब दिया गया है। सो जो एड्सॉर्प्शन है, जो कि बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरियल सेल के साथ चिपक गया, तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन। वो उसके बाद जो है डीएनए जब एंटर करता है, तो होस्ट डीएनए, होस्ट आरएनए, प्रोटीन, जितने भी मतलब होस्ट की सिंथेसिस मैकेनिज्म है वो बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, वायरल एमआरएनए सिंथेसिस करने लगता है अर्ली और इंटरमीडिएट जीन्स, अर्ली या मिडिल अर्ली। सो ये 2 मिनट्स के अंदर अंदर ही हो जाता है। फिर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डीएनए, उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। जैसे ही बैक्टीरियल डीएनए डिग्रेडेशन हो जाती है 3 मिनट के अंदर अंदर, सो 5 मिनट के अंदर अंदर T4 की डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे ही डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट होता है 9 मिनट के अंदर अंदर, जिसकी जो लेट जीन्स जो है, लेट एक्सप्रेशन जीन्स है, वो क्या स्टार्ट हो जाता है, उसका सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही सारे प्रोटीन, मतलब अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट लेट एक्सप्रेसिंग प्रोटीन्स, एक्सप्रेसिंग जीन्स की जो प्रोटीन्स है, ये सारे जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं सिंथेसिस, तब जाके क्या होता है, ये प्रोटीन्स जुड़ने लगते हैं एज हेड एंड टेल। और जैसे ही हेड और टेल तैयार हुए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर ही हम फर्स्ट फाज पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही 22 मिनट्स हुए, तो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर 300 के आसपास बैक्टीरियोफाज को हम देखते हैं। एड्सॉर्प्शन, जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल है इसके ऊपर एड्सॉर्ब कर जाता है। मतलब जो इसकी लॉन्ग टेल फाइबर है, ये ढूंढता है कि बैक्टीरियल सेल में कोई स्पेशल केमिकल्स है कि नहीं। मतलब स्पेशली जैसे फ्लैजिला, पीली, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन, या लिपोपॉलीसैकेराइड जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बनी रहती है, ये सब क्या है, ये सब लाइगैंड होती है, जिसकी रिसेप्टर कहाँ रहती है, टेल, लॉन्ग टेल फाइबर में रिसेप्टर रहती है। और ये वाले किसकी रिसेप्टर रहती है, फ्लैजिला की रिसेप्टर, पीलाई की रिसेप्टर, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में है उसकी रिसेप्टर, या लिपोपॉलीसैकेराइड जो है उसकी रिसेप्टर कहाँ रहती है, इन द दिस लॉन्ग टेल फाइबर के टिप पे। तो जब ये रिसेप्टर और लाइगैंड बाइंड हो जाता है, तब क्या होता है, तब होता है एक क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन कह सकते हैं, रिवर्सिबल। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, रिवर्सिबल। फिर जैसे ही ये हो जाता है, फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं बेस प्लेट, सो बेस प्लेट में भी शॉर्ट, बेस प्लेट में भी शॉर्ट फाइबर्स रहती है, जिसको मैं अभी रेड में ड्राइंग करके दे रही हूँ। तो ये जो शॉर्ट फाइबर्स है, ये शॉर्ट फाइबर्स क्या करता है, ये जो बाइंड कर लेता है, ये रह जाता है इरिवर्सिबल। सो ये रहती है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। सो ये रहती है रिवर्सिबल और ये रहती है इरिवर्सिबल। ये जो रिवर्सिबल है वो लॉन्ग टेल फाइबर करता है, और इरिवर्सिबल जो शॉर्ट टेल फाइबर करता है। तो
पहला स्टेज तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल बाइंडिंग। देन क्या होता है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग, जो कि यहाँ होता है। जैसे ही इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो गया, उसके बाद बैक्टीरियोफाज क्या करता है, अपना जो डीएनए है उसको अंदर डाल देता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरियोफाज, कोई भी बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डाल सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एवरी पर्टिकुलर बैक्टीरियोफाज, दे हैव अ पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी फॉर ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियोफाज के रिसेप्टर में कुछ पर्टिकुलर स्पीशी के बैक्टीरिया को ही अटैक करने की इसकी रिसेप्टर रहती है। तो every bacteriophage has a very specificity for the bacteria it is going to attack. बात समझ में आई? तो जैसे ही एक इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो टेल जो है ये कंट्रैक्ट करने लगता है। हमको पता है कि इसकी जो टेल है, इसकी आउटर शीथ जो है, एक आउटर शीथ रहती है, एक इनर शीथ रहती है। जो आउटर शीथ रहती है, इस पे रहती है क्या, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते करते कंट्रैक्शन करने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और जो इनर ये वाली अंदर वाली जो शीथ है, अंदर वाली ये जो शीत है, इसको सिकुड़ने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, ये ये जो अंदर वाली पोर्शन है, मतलब तो ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया है, इसके इसमें प्रेशराइज करने लगता है और एक मैकेनिकल पंक्चरिंग कर देते हैं। ये क्या करता है, ये जो दिख रहा है ये वाली पोर्शन, ये एक्चुअली ये वाली इनर इनर सिलेंडर है। तो इनर सिलेंडर क्या करता है, मैकेनिकली इट पंक्चर्स द बैक्टीरियल वॉल। इसके अलावा भी बैक्टीरियल वॉल को पंक्चर करने के लिए ये जो क्या बोलते हैं, इनर इनर जो इस इनर जो सिलेंडर है, इसकी इसके टिप में क्या रहती है, लाइजोजाइम रहती है, जो कि बैक्टीरियल सेल में एक होल भी क्रिएट कर देता है। तो हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल में जो पेनिट्रेशन हो रहा है, वो मैकेनिकल भी हो रहा है और वो केमिकल भी हो रहा है। मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही हो रहे हैं। तो जैसे ही ये पेनिट्रेशन हो गया विद द इनर कोर, क्योंकि हमको पता है कि टेल शीट में दो रहते हैं, तो ये जो इनर वाला है, ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोर, एक पोर होल क्रिएट कर लिया। तो इसके अंदर से बैक्टीरियल सॉरी वायरल डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, ये वाली स्टेज। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसे ही आ गया, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन, जिसको हम गोस्ट भी कह सकते हैं, तो ये बाहर ही रह जाता है। और जो डीएनए है, वायरल डीएनए है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाता है। दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ द डीएनए। सो जैसे ही वायरस की डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया है, तो जो बैक्टीरियल डीएनए है, जो कि मैं येलो में दिखा रही हूँ, बैक्टीरियल डीएनए और इसकी प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म या डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, वो तो 3 मिनट के अंदर ही इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमको पता है कि बैक्टीरिया हैज गॉट मेनी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, जो कि 10 मिनट तक तो डीएनए सिंथेसिस जो है ये होने देता है। लेकिन आफ्टर दैट
इट कैन नॉट सस्टेन। तो धीरे धीरे 10 मिनट के बाद तो कंप्लीट जो बैक्टीरियल डीएनए है ये एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस और रेप्लिकेशन वाला मशीनरी है ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दैट इज utilized by the virus to synthesize their own proteins and to replicate their own genome. तो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वायरस में, ये 3 स्टेजेस में होती है। अर्ली, देन क्या होता है, देन हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, फिर होता है लेट। जो अर्ली जीन्स होते हैं ये भी दो दो होते हैं, एक होता है इमीडिएट अर्ली और एक होता है डिलेड अर्ली। जो इमीडिएट अर्ली जीन्स होते हैं ये लगभग 1.25 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही इसका जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, these are the proteins, means enzymes that are needed in DNA synthesis or enzymes that are needed to degrade the bacterial genome. अब जो enzymes that is needed for the synthesis of for the replication, they are mostly the polymerase, the helicase, the प्राइमेज, ऐसे ही सारे सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स, ये सारे जो है डीएनए सिंथेसिस में लगता है। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स तैयार करते हैं जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को डिग्रेड करता है। तो ये रहा अर्ली इमीडिएट। फिर जो डिलेड इमीडिएट जीन्स है वो क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल में जो वायरल जीनोम है, अपना जो जीनोम है उसको बचाने के लिए क्या करता है, कुछ ऐसे मिथाइलेज एंजाइम तैयार करता है जो कि साइटोसिन जो वायरल सेल में, वायरल जीनोम में था, तो उसको 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट करता है। तो जो वायरल जीनोम है उसमें साइटोसिन जो था, तो उसको वो बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज ना कर जाए, तो इसीलिए क्या करता है, वो मिथाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और ये मिथाइलेज एंजाइम साइटोसिन को कन्वर्ट करता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। सो एक बार 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट हो गया तो वायरल जीनोम जो है बैक्टीरियल सेल की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी पहचान में नहीं आती है, तो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया। और इस तरह से इट इज गेटिंग प्रोटेक्टेड एंड देन क्या हो जाता है, इसकी रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जीनोम स्टार्ट्स। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो बैक्टीरियोफाज की डीएनए है ये ऐसी रहती है कि इसकी जो टर्मिनल पोर्शन है वो एक जैसा रहती है, मतलब द टर्मिनल पोर्शन आर सिमिलर। सो इसके वजह से कोई भी लीनियर डीएनए है तो इसको इजीली सर्कुलराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो टर्मिनस है और ये वाले टर्मिनस है इनमें जो सीक्वेंस है वो सिमिलर है, तो इजीली ये ये इजीली सर्कुलराइज कर सकता है। ऊपर से इसकी जो जीनोम है ये छोटे छोटे कॉन्केटामर में हम इसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ऊपर से इसकी जो सिस्टोसिन है, सिस्टोसिन सिस्टोसिन हमको पता है कि ये एक बेस है, पाइरीमाइडिन बेस है। तो बैक्टीरियल सेल में वायरस अटैक ना कर दे, कि कोई फॉरेन डीएनए अटैक ना कर दे, तो इसीलिए फॉरेन डीएनए से बचने के लिए बैक्टीरिया के पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहती है जो कि फॉरेन डीएनए में
कट फॉर्मेशन कर देता है। बोथ सिंगल सॉरी बोथ ऑल द restriction enzyme they create double stranded cut। अब जो ये कट फॉर्मेशन कर देता है तो जो फॉरेन डीएनए वो डिग्रेड हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियोफाज में क्या है, जो सिस्टोसिन है इसको क्या करते हैं, इसको हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड सिस्टोसिन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय एन एंजाइम कॉल्ड मीथाइलेज। तो मीथाइलेज जो एंजाइम सिस्टोसिन को हाइड्रोक्सी मिथाइल सिस्टोसिन में कन्वर्ट कर देता है, और वायरल जो जीनोम है, बैक्टीरियोफाज की जो जीनोम है, वो बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ऐसे बच जाता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट द बैक्टीरियोफाज जीनोम। अब जो बैक्टीरियोफाज की जीनोम रेप्लिकेशन दैट यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर 6 मिनट्स और मैक्सिमम स्पीड रीच करता है 10 to 12 मिनट्स में। पर इसकी रेप्लिकेशन स्पीड हाई होने के बावजूद भी इसकी जो है, इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है, और इसकी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी है। जो कोई भी डीएनए है तो इसको फर्स्ट तो इसको क्या करते हैं हम, इसको फर्स्ट तो जस्ट वी जस्ट अनवाइंड इट। तो अनवाइंडिंग के लिए क्या चाहिए, हेलिकेज चाहिए। फिर जैसे ही ये स्ट्रेट हो गया तो एक हमको प्राइमर चाहिए फॉर स्टार्टिंग इट। तो ये क्या करता है, प्राइमेज जो है ये एक आरएनए प्राइमर तैयार कर लिया। तो जैसे ही प्राइमर तैयार हुए तो एक वी नीड ए पॉलीमरेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये चारों जो प्रोटीन है दैट इज वेरी मच एसेंशियल। फिर जैसे ही पॉलीमरेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अपने पोजीशन पे आ गया है, देन बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। और जैसे ही बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से रेप्लिकेशन हो जाता है तो कॉन्केटमर फॉर्मेशन हो जाता है। और जिसमें कॉन्केटमर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है वो वहां भी क्या है, इजीली जो जीनोम है आफ्टर रेप्लिकेशन और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इसकी रिकॉम्बिनेशन होने लगती है। क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन होता है तो वी आर गेटिंग वेरियस टाइप ऑफ जीनोम फ्रॉम ए सिंगल जीनोम। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये 2 प्रोसेस से होता है। एक तो होता है कि मोशिंग मॉडल और दूसरा होता है बाय बबल माइग्रेशन। तो मोशिंग मॉडल या बबल माइग्रेशन मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो मतलब बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आपको ये जानना है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं अलग से वीडियो इसमें बनाऊंगी। तो रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स बाय 2 प्रोसेसेस। फर्स्ट तो रेप्लिकेशन होती है, फिर इसकी रेप्लिकेशन के टाइम से रिकॉम्बिनेशन भी होने लगता है। तो आफ्टर replication and recombination, small concatenamers of DNA is formed। जैसे ही डीएनए की concatenamers फॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद क्या होता है, लेट एक्सप्रेसिंग जीन्स, जो लेट सिंथेसिस जीन्स वो एक्सप्रेस होने लगते हैं। तो जैसे ही लेट एक्सप्रेशन जीन्स रेप्लिकेट सॉरी एक्सप्रेस होने लगते हैं, लेट एक्सप्रेशन प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होने लगते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज हो गया। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, तो क्या हुआ इसके बाद हम देखेंगे कि असेंबली होता है। अगर आप ये वाले डायग्राम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे ही जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, तो असेंबली शुरू हो गया। असेंबली में पहले तो जो नेक कॉलर अलग से बनती है, जो कैप्सिड है
उसकी प्रोटीन्स अलग से बनती है। फिर कैप्सिड या प्रोहेड जैसे ही फॉर्मेशन होने लगते हैं, इसकी असेंबली होने लगती है, तो डीएनए जो है ये इजीली इट इज गेटिंग पैक्ड इनसाइड दिस प्रोहेड और कैप्सिड। जैसे ही कैप्सिड के अंदर डीएनए असेंबली हो गया, फिर जाके ये जो टेल जब असेंबली हो रहा था, तो टेल जाके जुड़ गया। सो जो T4 की जो प्रोटीन्स है, जो कि अर्ली मिडिल या लेट, अर्ली और मिडिल में तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स जरूरत था, या बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड करने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए था, या रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन्स जरूरत थी, वो सब क्या होता था, अर्ली और मिड अर्ली में हो जाता था। लेकिन जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, वो सिंथेसिस होता था ड्यूरिंग द लेट फेज। ये क्या होता था, लेट फेज में होता था। तो अब देखते हैं मॉर्फोजेनेसिस या असेंबली में। असेंबली जो है, पहले तो एक प्रोहेड रहती है, जहां पे स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स रहती है। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स क्या करता है, ये सारे जो दूसरे दूसरे प्रोटीन्स है, जो कि हेड की प्रोहेड की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन इज इट इज एक्टिंग एज अ स्कैफोल्ड, एक मतलब ढांचा तैयार कर देता है, जिसके ऊपर प्रोटीन्स जो है आके बस जाए। जैसे ही प्रोटीन्स आके हेड फॉर्मेशन करने लगा, तो ये जो इनिशियल स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स था, तो ये क्या होता है, ये जो मैं येलो में ड्रॉ कर रही हूँ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, ये क्या होता है, ये डिग्रेड हो जाता है। तो धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग प्रोटीन एक प्रोहेड से एक कंप्लीट हेड तैयार किया। तो एक कंप्लीट हेड जैसे तैयार हो गया, तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन डिग्रेड हो गया। फिर जाके ये जो क्या बोलते हैं, जो ये जो दिख रहा है डीएनए, तो ये डीएनए क्या होता है, कुछ मोटर प्रोटीन्स के हेल्प से ये वाले पोर्शन थोड़ा सा छोटा सा होल से ये अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन्स। जैसे ही डीएनए अंदर चला गया, तो ये जो मोटर प्रोटीन्स है, तो ये क्या हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है। अब ये वाली जो हेड पोर्शन है, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है वायरल जीनोम, बैक्टीरियोफाज की जीनोम। और धीरे धीरे इसमें ये वाली पोर्शन भी ऐड हो गया। फिर आता है टेल वाला पोर्शन। जैसे टेल वाला पोर्शन ऐड हो गया, तो ये वाली विस्कर्स वाली पोर्शन भी ऐड हो गई, और धीरे धीरे एंटायर एक बैक्टीरियोफाज दिखने लगा है। तो हमने देखा कि आफ्टर infecting any cell, after the eclipse period of its replication and assembly या maturation कह सकते हैं, तो after this assembly और maturation, सेल जो है बैक्टीरियल सेल, जिसपे लगभग 300 के आसपास बैक्टीरियोफाज अगर असेंबली या मैच्योर हो जाते हैं, वो बैक्टीरियल सेल जो है इजीली लाइस कर जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। इसके अलावा भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना देखा गया है कि कोई भी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर दो बैक्टीरियोफाज है, दो अलग बैक्टीरियोफाज है, सॉरी, दो अलग बैक्टीरियोफाज है, और इन दोनों में ही कुछ ना कुछ ऐसे म्यूटेशन हो गई है, जिनमें क्या हो रहा है, इसकी फर्दर रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो जीनोम है, वायरल जीनोम जो है, ये आपस में ऐसे रिकम्बाइन कर जाते हैं कि इसकी फर्दर रेप्लिकेशन इसकी फर्दर जो है रेप्लिकेशन सॉरी इसकी फर्दर जो है रेप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए। तो ये वाले फेनोमेना को हम बोलते हैं
मल्टीप्लिसिटी रिएक्टिविटी। तो ये मिस हो गया था। तो मल्टीप्लिसिटी रिएक्टिविटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, जहां पे दो टर्मिनली डैमेज्ड जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफाज कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हो जाता है दो डैमेज्ड बैक्टीरियोफाज के जीनोम के अंदर, और नया जो बैक्टीरियोफाज जीनोम तैयार होता है दैट कैन इजीली रेप्लिकेट। तो ये था अबाउट द इन्फेक्शन एंड द रेप्लिकेशन साइकिल जो भी है। सो दैट वाज अबाउट द रेप्लिकेशन। अगर आपको रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन या मोशिंग मॉडल या बबल माइग्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आई कैन मेक ए वीडियो ऑन दीज थ्री टॉपिक्स, बट यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और प्लीज डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई गेट इंस्पायर्ड टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।